जय हिंद साथियों, एग्रोमेनिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपका दोस्त अक्षय और हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान विषय। तो मनोविज्ञान विषय के अंदर हमने सबसे पहले जो मनोविज्ञान की जो फर्स्ट यूनिट है उसके बारे में जाना ना, कि विकास किस प्रकार से होता है। तो अब विकास के सिद्धांतों के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले ज़रूरी बात कर लेते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब का बटन है वो गायब हो गया है, तो कुछ दिनों में आ जाएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करना नहीं है। पर्यटक बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ कर दिया करो, है ना। तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो विकास के सिद्धांत की बात करें तो कि विकास के सिद्धांत जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने किस प्रकार से विकास को परिभाषित किया है ना, किस प्रकार से बताया है कि क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं जो कि डेवलपमेंट के अंदर आती है ना। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था सर सिगमंड फ्राइड ने। किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। फ्राइड महोदय, इन्होंने मानसिक स्थिति के आधार पर सिद्धांत दिया विकास का, विश्लेषण किया अलग अलग चीज़ों का और उसके हिसाब से इन्होंने सिद्धांत दिया। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत ये भी किन्होंने दिया? सिगमंड महोदय ने। ठीक है, तो सिगमंड महोदय ने क्या है, जो विकास है उसकी लैंगिक अवस्था के आधार पर अलग अलग जो अवस्थाएं बांटी कि विकास किस प्रकार से होता है, लैंगिक विकास है वो किस प्रकार से होता है। तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन महोदय ने, जिन्हें नव्य फ्राइडवादी भी कहा जाता है। ठीक है, ये ऑलमोस्टली किस प्रकार से सोचा करते हैं वैसा ही सोचते हैं जैसा सिगमंड फ्राइड महोदय सोचते हैं, लेकिन कुछ मत ऐसे हैं कि जिनके एरिक्सन का अलग मानना है और सिगमंड फ्राइड महोदय का थोड़ा अलग मानना है। पारिस्थितिकी परक सिद्धांत किन्होंने दिया? तो ये दिया था सर यूरी ब्रेन फोन ब्रेनर, है ना। तो देख लेना, थोड़ा नाम इधर उधर, थोड़ा लंबा नाम है तो इधर उधर हो जाता है। यूरी ब्रेन फोन ब्रेनर। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था सर जीन पियाजे महोदय ने। ठीक है, कि बच्चा किस प्रकार सीखता है, अलग अलग जो अवस्थाएं आती है उसके अंदर किस प्रकार से चेंजेस आते हैं ना। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। सामाजिक संस्कृति विकास सिद्धांत, तो ये सिद्धांत दिया था वाइगोत्स्की ने। किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने। ठीक है, जीन पियाजे की तरह ही संज्ञानवादी थे ये, उन्हीं के हिसाब से मतलब उन्हीं की तरह ही सोचते थे अलग अलग चीज़ों को लेकर। नैतिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने। ठीक है, कोहलबर्ग महोदय ने नैतिक विकास को क्या है, 3 स्तरों में बांटा। 3 स्तरों के बाद में बात करें तो 2 मतलब हर स्तर के अंदर 2 अवस्थाएं बांटी, 6 अवस्थाएं और 3 स्तर। ठीक है, तो नैतिक विकास सिद्धांत एक जीन पियाजे महोदय भी देते हैं जो क्या है 2 स्तरों में बांटते हैं। भाषा विकास सिद्धांत, अगर आपको दिख रहा है तो थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। भाषा विकास सिद्धांत दिया था नाम चोम्स्की ने। ठीक है, भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया था? नाम चोम्स्की ने, कि भाषा बच्चा किस प्रकार से सीखता है, तो वो क्या है? चोम्स्की। नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग। सामाजिक संस्कृति विकास सिद्धांत वाइगोत्स्की। 2-4 बार इन नामों को हम पढ़ेंगे ना तो ये याद रह जाएंगे। आप बस इनको एक अलग जगह लिख लो, शॉर्ट, है ना, तो बार बार पढ़ते रहो इनको। 2-4 बार पढ़ेंगे तो नाम याद हो जाएंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत सिगमंड फ्राइड। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन। पारिस्थितिकी परक सिद्धांत यूरी ब्रेन फोन ब्रेनर। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत तो जीन पियाजे ना। तो इस प्रकार से ये चीज़ें याद रह जाएगी। अब हम विकास के सिद्धांतों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर सिगमंड महोदय क्या बातें करते हैं ना, किस प्रकार की अलग अलग थ्योरी समझाने की ये कोशिश कर रहे हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बात कर लेते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, है ना, जो कि साइको एनालिटिकल थ्योरी विकास के सिद्धांत के अंदर हम पढ़ रहे हैं सिगमंड फ्राइड महोदय का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट करके बता दो कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है अच्छे से या नहीं आ रही। तो सिगमंड फ्राइड महोदय ने क्या है, मन को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। मन समझते हो, दिमाग को 3 भागों में बांटा, चेतन, अर्धचेतन और
अचेतन। ठीक है, तो जो चेतन मन है, मतलब सबसे पहले बात करें तो सिगमंड फ्राइड महोदय ने मन को क्या माना है? आइसबर्ग माना है ना। क्या माना है? आइसबर्ग मन को किसने कहा? तो सिगमंड महोदय ने। इनका मानना था कि जो आइसबर्ग है उसी हिसाब से क्या है, उतार चढ़ाव हमारे दिमाग के अंदर भी रहते हैं। कोई चीज़ें हम समझ पाते हैं आसानी से, कुछ चीज़ें हम नहीं समझ पाते, या कुछ चीज़ें बीच में अटक जाती है ना। तो उनकी बात करें तो जो चेतन मन है वो कितना होता है? दिमाग का 1/10 भाग होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? अर्धचेतन मन होता है वो, अचेतन मन होता है वो 9/10 भाग होता है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा हिस्सा रहता है वो अचेतन मन। हम कॉन्शियस ही नहीं रहते चीज़ों को लेकर, तो विकास किस प्रकार से होगा? हम चीज़ों को सीखेंगे नहीं। तो चेतन मन के अंदर क्या है? हम जागृत अवस्था बोल सकते हैं ना। चेतन मन जो अवस्थाएं होती है वो क्या है? जागृत। इसके अंदर हम एक्टिव रहते हैं, तो चीज़ों को हम आसानी से सीख पाते हैं, उसी हिसाब से हमारा क्या डेवलपमेंट होता है। तो चेतन मन को जागृत अवस्था कहा 1/10 भाग, जो कि बहुत कम है, तो कॉन्शियस रहा करो। अर्धचेतन मन के अंदर क्या होता है? अर्धचेतन मन के अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हम भूल जाते हैं ना, कि गुरुजी बताओ तो बस थोड़ा सा बता दिया, आगे करो, बाकी तुम आप ही कर लो। तो मतलब वो चीज़ें क्या है? हमने पढ़ी तो थी, लेकिन वो क्या है? कॉन्शियस माइंड के अंदर नहीं गई। वो चीज़ें क्या है? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली गई ना। चीज़ों अकला जाना, किसी चीज़ को मतलब बोलते वक्त याद नहीं रहना चीज़ें ना, तो ये सारी चीज़ें क्या है? सबकॉन्शियस माइंड के अंदर रहती है। अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या है? बच्चे सीखते नहीं है। तो अर्धचेतन के अंदर क्या है? अर्धचेतन के अंदर अकला जाना या चीज़ें भूल जाना ना। मतलब आपने कहते नहीं मम्मी का किसे खब्बा तो रख दियो नहीं, याद को नहीं आने लग रही। तो मतलब अपनों ने रखते वक्त पूरी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में जागृत हो। हाँ मैं अठी रखियो नहीं, एक्टिव रह कोई चीज़ ना लेगी, मतलब हाँ मैं चीज़ अठी रखी तो अपन वह चीज़ बठू मिल जाएगी। जी अर्धचेतन मन के अंदर क्या होगा? वह चीज़ अपन मतलब रखी है लेकिन ध्यान कौन दियो कि कट रखी, फिर अपन कह रहे हाँ रखी तो ही रखी कटे पतों को नहीं। तो मतलब वो चीज़ें अर्धचेतन मन के हिसाब से हुई है ना। अकला जाते हैं, कोई चीज़ों को रखी हुई चीज़ों को भूल जाते हैं। यार नाम भी वो जबान के नीचे पड़े हुए यार, बस आण कौन लाग रही, तो मतलब वो अटक जाती है। मतलब कहाँ? चेतन और अचेतन मन के बीच की जो अवस्था है वो अर्धचेतन, वहाँ चीज़ें अटक जाती है ना। तो थोड़ा जागृत रहें। अचेतन मन के अंदर क्या है? 9/10 भाग सर्वाधिक जो दिमाग का जो हिस्सा है वो क्या है? सिगमंड फ्राइड महोदय ने अचेतन को माना। अचेतन के अंदर जो कि कटु अनुभूतियाँ होती है ना, हम कहते हैं कि यार ये चीज़ें मेरे सामने ना बोले कर, मन थोड़ा बुरो लगे नहीं। तो जो दुखद बातें होती है या कटु है ना अनुभूतियाँ होती है, वो क्या है? इसके अंदर स्टोर होती है। दमित इच्छाओं का भंडार। ठीक है, क्या मानते हैं हम इसे? दमित इच्छाओं का भंडार। जो हमारे रात को सपने आते हैं, सपने वही आएंगे जो इच्छाएं दब चुकी है। तो दमित इच्छाओं का भंडार अचेतन मन। तो जो सपने होते हैं वो किससे रिलेटेड रहते हैं? अचेतन मन। जो चीज़ें हुई नहीं है, जो चीज़ें हो नहीं सकती ना, जिन इच्छाओं को हमने अपने अंदर दबा लिया ना, किसी भी प्रकार की कोई दुख की बात है, सुख की बात है, जो हम लोगों के साथ शेयर नहीं करें, तो क्या है? अचेतन मन के अंदर चली जाती है। बाद में हमें ख्वाबों में कभी कभी देखने को मिलती है ना। तो अचेतन मन के अंदर दमित इच्छाओं का भंडार, और अर्धचेतन मन के अंदर जो चीज़ें क्या है हम भूल जाते हैं ना, अकला जाते हैं, याद नहीं रहती ना, तो वो चीज़ें अर्धचेतन मन के अंदर। और चेतन मन के अंदर जागृत अवस्था, जो चीज़ें हमें याद रहती है। नाम पूछा फटाक से बताया तो मतलब चेतन। ठीक है, मतलब चेतो रखे करो थोड़ा नहीं, तो चेतो आपने कह दे चेतो रखे करो। तो चेतन मन से क्या संबंधित? जागृत अवस्था। अर्धचेतन हकला जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, और दमित इच्छाओं का भंडार अचेतन मन। किसने बताया था? सिगमंड फ्राइड महोदय ने। किसको बताया था? मन को। तो मन को इन्होंने क्या बताया था? आइसबर्ग बताया था। ठीक है, इसके अलावा बात कर लेते हैं मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर सिगमंड फ्राइड महोदय और क्या बातें करते? सिगमंड फ्राइड महोदय ने मन की जो व्यक्तित्व की संरचना है ना, व्यक्तित्व की संरचना को 3 भागों में बांटा। मन को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। व्यक्तित्व की संरचना को कितने भागों में बांटा? 3। नाम क्या थे? इड, जिसे हम हिंदी में इद भी कहते हैं, ईगो और सुपर ईगो ना। किन अवस्थाओं में बांटा था? ईगो को क्या कहते हैं? अहम, जो कि जरूरी रहता है इंसान के अंदर। अहम तो होना ही चाहिए, इतनी ईगो तो होनी चाहिए ना।
सुपर ईगो नहीं होनी चाहिए ना। तो ये क्या है, परम अहम। अहम सही रहता है, परम अहम सही नहीं रहता। तो व्यक्तित्व संरचना के आधार पर सिगमंड फ्राइड ने मन की जो स्थिति है उसके हिसाब से इन्होंने 3 हिस्सों के अंदर बांटा व्यक्तित्व को, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, तो इड के अंदर बात कर लेते हैं कि इड क्या है। ठीक है, तो इड एक सुखवादी सिद्धांत है। क्या है? सुखवादी सिद्धांत। अब सुखवादी सिद्धांत है तो बच्चा क्या है, कोई भी इंसान है उसका विकास मतलब सुख चाहिए, कहीं से चाहिए, तो कह सकते हैं कि ये अपराध प्रवृत्ति, अपराध प्रवृत्ति मतलब खुद को सुखी रखने के लिए वो कुछ भी करेगा। सबसे ज़्यादा क्या है, सुखवादी है ना, उसको आराम चाहिए, आराम पसंद आदमी है ना, उसको मतलब नहीं है कि ये समाज के लिए सही है नहीं है ना। तो अनैतिक कार्य सुख के लिए क्या है, कुछ भी अनैतिक करेगा, असामाजिक करेगा ना। तो अनैतिक और असामाजिक जो व्यक्तित्व है वो किसके अंतर्गत आते हैं, ईद के अंदर आते हैं ना। पशु प्रवृत्ति तो जमा ही डांग रहे यार, इन तो चीज़ों को समझ में ही कोनी है नहीं, इन तो आपको मतलब है। तो इड जो कि कुसमायोजित, कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार है ना, कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार है। इड है वो जन्म से ही हमारे अंदर प्रेजेंट रहती है। अहम होता है वो 1.5 से 2 साल के अंदर डेवलप होने लग जाता है, और सुपर ईगो है वो 3 साल के बाद में सुपर ईगो इंसान के अंदर डेवलप होने लग जाती है। तो इड क्या है, सुखवादी सिद्धांत है, अपराध प्रवृत्ति, अनैतिक और असामाजिक, पशु प्रवृत्ति और कुसमायोजित। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि इड हमारे लिए किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है। उसके बाद में बात कर लेते हैं तो अहम की। ठीक है, तो जो इड है वो किस मन से संबंधित रखता है ना, ये बात कर लेते हैं ना। इड है वो किस मन से संबंधित, इड है वो अचेतन मन से, दमित इच्छाओं का भंडार, स्वपन। बच्चा क्या है, कुसमायोजित हो जाएगा, उस दबी हुई इच्छा है, उसे सुख चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करेगा, अनैतिक कार्य करेगा, असामाजिक, पशु प्रवृत्ति, कोई लेना देना नहीं है। मतलब इड की अधिकता जिस इंसान के अंदर होती है वो कुछ इस प्रकार का इंसान होता है। तो इड है वो अचेतन मन से संबंधित होती है। उसके बाद में बात करें ईगो के बारे में। ठीक है, जो 1.5 से 2 साल की अवस्था के अंदर जो आयु होती है उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो ईगो है वो है चेतन मन से संबंधित। ठीक है, ये है वास्तविक सिद्धांत। चेतन मन की जो ईगो है वो क्या है, वास्तविक सिद्धांत है ना। इसके अंदर बच्चा बैलेंस करना सीख जाता है। वास्तविक सिद्धांत किसके बीच में, इड और सुपर ईगो के बीच में। किसमें, ईगो के अंदर। इड और सुपर ईगो के बीच में आती है ईगो है ना। तो वास्तविक सिद्धांत है ये। इसके अलावा बात करें तो ये चेतन मन से संबंधित है। ईगो और सुपर ईगो और इड के बीच क्या करती है, ये संतुलनता, बैलेंस करती है सुपर ईगो और इड को। इसके अलावा बात करें तो व्यक्तित्व का कार्यपालक, व्यक्ति का क्या है, कार्यपालक। अगर किसी इंसान के अंदर ईगो है तो वो अपने काम आसानी से कर लेता है, उसको चीज़ों की समझ रहती है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है या ये मुझे नहीं करनी, या मतलब कोई भी चीज़ की अति है वो भी बुरी है ना। इड है तो क्या है, बिल्कुल ही नहीं। जबकि सुपर ईगो है तो वो क्या है, किसी चीज़ की अधिकता। तो उन दोनों चीज़ों के बीच में जो बैलेंस का काम करती है वो करती है ईगो। तो ईगो चेतन मन से संबंधित है, वास्तविक सिद्धांत है। सुपर ईगो और इड के बीच में संतुलन का कार्य करती है, और व्यक्ति का वास्तविक कार्यपालक है वो क्या है, ईगो है ना। अब बात कर लेते हैं सुपर ईगो के बारे में। सुपर ईगो, ठीक है, सुपर ईगो को क्या माना, आदर्शवादी सिद्धांत। आदर्शवादी सिद्धांत अपने आसपास देखते हैं ना कि यार इनका तो रूल ही सही है नहीं, मतलब आंधी आओ तूफान आओ वो तो यहाँ करे ही करेगा, वो झूठ कौन बोले है नहीं, वो बिंग अगर को पानी कौन पिए, बिंग अगर को रोटी कौन खवा रहे हैं। तो ये सारी क्या है बच्चा,
या कोई भी इंसान है वो आदर्शवादी सिद्धांत खुद के अंदर डेवलप कर लेता है जो कि अच्छा नहीं है समाज के लिए, किसी भी के लिए, तो क्या है, कुसमायोजित हो जाएगा। अगर हम बात करें कि गांधी जी अहिंसा, मतलब अहिंसा का शब्द नाम आते ही किसका नाम याद आता है, गांधी जी का, तो मतलब उनकी वो सुपर ईगो थी, आदर्शवादी। कभी कभी क्या है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है ना, जरूरी है कि आज के टाइम ये कह दे कि एक गाल आगे कर दे दूसरों खा लिए हैं, तो ये नहीं चलता ना। तो क्या है, कभी कभी ज़्यादा आदर्शवादी होना भी सही नहीं रहता। जो परिस्थितियाँ चल रही है उसके हिसाब से इंसान खुद को क्या डेवलप करता है। सुपर ईगो वाले लोग होते हैं वो क्या है, आध्यात्मिकता की ओर रुझान ज़्यादा रखते हैं। क्या रखते हैं, आध्यात्मिकता की ओर रुझान। आदर्शवादी और नैतिक तब बातें करते हैं, आदर्शवादी होते हैं, इनको मतलब जो करना है करेंगे, आइडल, और नैतिक बातें करेंगे। आदर्श और नैतिक, जिनके अंदर सुपर ईगो ज़्यादा रहती है, तो आदर्शवादी और नैतिक आध्यात्मिक रुझान की ओर कुसमायोजित। ठीक है, आदर्शवादी सिद्धांत और वास्तविक सिद्धांत क्या था, ईगो। ठीक है, तो वो सुखवादी सिद्धांत क्या था, इड। तो विकास के सिद्धांत के अंदर हमने सिगमंड फ्रायड महोदय का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर उन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। उसके बाद में उन्होंने व्यक्तिगत संरचना के रूप में 3 अवस्थाएं बताई, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब बात कर लेते हैं, सिगमंड फ्रायड महोदय ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई है ना। सिगमंड फ्रायड महोदय ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई। कौन सी 2 मूल प्रवृत्तियां? 2 मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? प्रवृत्ति, कोई इंसान के अंदर इच्छा, ठीक है, कोई भी काम करने को लेकर इच्छा है किसी भी चीज़ की, तो इंसान के अंदर वो कहते हैं कि 2 ही प्रकार की मूल इच्छा होती है, एक तो जीवन, दूसरा मृत्यु। ठीक है, मतलब लाइफ को जीना, किसी भी परिस्थितियों के अंदर हम जिएंगे, है ना, जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे ना, तो जिजीविषा ना, जीवन को क्या बोलते हैं, जिजीविषा, और मृत्यु मुमूर्षा, है ना, मुमूर्षा बोलते हैं। मुमूर्षा मतलब जो हिंदी के अंदर हम पढ़ते हैं एक शब्द, तो कि जो मरने की इच्छा क्या कहलाती है, तो मुमूर्षा। तो मृत्यु, जो ये 2 इंसान के अंदर क्या 2 मूल प्रवृत्तियां बताई इन्होंने, किससे पढ़ाई, सिगमंड फ्रायड महोदय ने, कि जीवन और जिजीविषा बोलते हैं, इरोस, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और मुमूर्षा थैनाटोस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्वमोह। सिगमंड फ्रायड महोदय अपने सिद्धांत के अंदर अपने विकास के जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है वो बताते हैं कि स्वमोह, सेल्फ लवर, साधारण शब्दों में कहें खुद से प्यार है, आई लाइक ओनली आई, मी एंड मी सेल्फ, ना, वो वाली बात है स्वमोह, जिसे क्या कहते हैं, नार्सिज्म। नार्सिज्म का मतलब कि कोई भी इंसान है वो खुद से प्रेम करने लग जाता है। और नार्सिज्म किस अवस्था की विशेषता है, तो सर ये है शेषवावस्था की ना। शेषवावस्था में शिशु क्या है, खुद से प्रेम करता है, खुद को खुद अच्छा लगता है, शीशे के अंदर देख के, है ना, ऐसे जीभ निकालता है। तो स्वमोह है या जो मतलब नार्सिज्म है वो क्या है, शेषवावस्था कहलाती है ना। उसके बाद में कर लें बात, तो सिगमंड फ्रायड महोदय ने इसी अवस्था के दौरान मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर उन्होंने बताया कि ओडिपस और इलेक्ट्रा नाम की भी कोई चीज़ होती है साहब, क्या, ओडिपस और इलेक्ट्रा। सर ये क्या होती है, ग्रंथि होती है, ठीक है, सर किस में पाई जाती है, तो याद रख सकते हैं कि ओडिपस, ओ तो बॉय में पाई जाएगी ओडिपस, इलेक्ट्रा LGIRL, है ना, तो याद रख सकते हो ना, ओडिपस बॉय, इलेक्ट्रा गर्ल्स में ना, LR है तो गर्ल्स की बात करिए, ओडिपस बॉय में। ओडिपस बॉय के अंदर ग्रंथि होती है, उसी के कारण बच्चा क्या है, अपनी माता से प्रेम ज़्यादा करता है, क्योंकि इन्हीं ग्रंथियों के कारण क्या है, विपरीत लिंग से हमें थोड़ा आकर्षण बढ़ता है। तो ओडिपस लड़कों में पाई जाती है, जिसके कारण क्या है वो अपनी माता से प्रेम करते हैं, और इलेक्ट्रा पाई जाती है लड़कियों में, जिसके कारण क्या है वो अपने पिता से ज़्यादा स्नेह करने लगती है ना। तो जो विपरीत लिंग है उनके प्रति थोड़ा
अट्रैक्शन बढ़ता है ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से। तो ओडिपस किस में पाई जाती है, बॉयज़ के अंदर, और इलेक्ट्रा किसके अंदर पाई जाती है, तो पाई जाती है सर गर्ल्स के अंदर, है ना। तो अब और बातें कर लेते हैं कि इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड महोदय ने, है ना, बहुत सी बातें की है ना, छोटी छोटी लेकिन काम की बातें। सिगमंड फ्रॉइड महोदय ने बात की है लिबिडो पर। लिबिडो, लिबिडो क्या है, कामुकता, जो काम वासना है ना जो शिशु की या किसी भी इंसान की, तो क्या है, लिबिडो है। तो इन्होंने बताया था कि जो विकास है उसका, विकास पर लिबिडो का क्या है, प्रभाव पड़ता है। लिबिडो के अंदर क्या है, कोई इंसान की काम प्रवृत्ति अगर उसे मतलब प्रॉपर सब कुछ अच्छा हो रहा है उसके साथ ना, तो क्या है, बच्चे का विकास अच्छा होगा। अगर नहीं हो रहा है तो क्या है, बच्चा कुसमायोजित हो जाएगा, कुसमायोजित, मतलब लिबिडो का विकास पर प्रभाव पड़ता है। लिबिडो किसने बताया था, सिगमंड फ्रॉइड महोदय ने, ठीक है। काम प्रवृत्ति ना, काम प्रवृत्ति का विकास पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसके अलावा इन्होंने कुछ और भी बातें की थी, जैसे शैशव कामुकता, शैशव कामुकता। इनका मानना था कि जो शिशु होता है उसके अंदर भी काम वासना पाई जाती है। उसके हिसाब से इन्होंने क्या है, शैशव कामुकता को, जब आगे इनका मनोलैंगिक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसके अंदर बात करेंगे कि जो शिशु है उसके अंदर अलग अलग जो 5 अवस्थाओं के अंदर बांटा, 5 अवस्था के अंदर क्या है, शिशु के अंदर अलग अलग से जो सेक्सुअल, है ना, बातें जो उसके अंदर जो प्रेजेंट रहती है वो अलग अलग अवस्थाओं के अंदर अलग अलग रहती है। तो शैशव कामुकता को लेकर किसने बताया था, सिगमंड फ्रॉइड महोदय ने। इनके एक जो साथी थे वो कौन थे, जुंग, जुंग महोदय ना। जुंग महोदय मतलब सिगमंड फ्रॉइड के साथ ही काम करते थे, लेकिन ये क्या है, कभी कभी सिगमंड फ्रॉइड मतलब थे यार बकवास बता करो नहीं, ये थोड़ी विग्रह। तो जुंग महोदय स्पेशली इस बात पे लेकर नाराज होते थे कि शैशव कामुकता तो नहीं है। अब जो जुंग महोदय ने बताया था कि ये जो मतलब एक सामाजिक प्राणी भी है, सिर्फ एक जैविक प्राणी नहीं है ना, इसके अलावा क्या है, बच्चा एक सामाजिक प्राणी भी है। तो ये सब चीज़ें नहीं है। तो यहाँ इनका मतभेद हो जाता है शैशव कामुकता की बात पर, और ये एक अलग विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, है ना, कौन, मिस्टर जुंग। तो ये था आज का हमारा सेशन, ठीक है। आज हमने सिगमंड फ्रॉइड महोदय के बारे में बात करी, तो ये थोड़ा सा लंबा चला। तो अब कल से क्या है, जो भी विकास के सिद्धांत है उनको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे और जल्दी जल्दी से विकास के सिद्धांत कंप्लीट करेंगे। तो आप सेशन को अपने दोस्त लोगों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। और देखते रहिए एग्रोमेनिया, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।